स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जेनजी ने नेपाल में क्रांति करके लगभग सत्ता बदल दी। इससे पहले भी कई बड़ी क्रांति हुई। इन बड़ी क्रांतियों की शुरुआत कैसे हुई, ये सवाल हम सबके जहन में है। नेपाल की क्रांति को समझने के लिए जानना जरूरी है कि इतिहास में बड़ी क्रांतियां आखिर कैसे और क्यों जन्मी। हर क्रांति की जड़ में जनता की उम्मीदें, उनका असंतोष, सत्ता की नाकामी छिपी होती है। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश पड़ताल। जेनजी ने नेपाल में क्रांति करके वहां की सत्ता ही बदल दी। जी हाँ, और इस तरह की क्रांतियां पहले भी हो चुकी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस तरह की क्रांतियां जो पहले हुई हैं वो कैसे हुई, और नेपाल में इस तरह से जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है और क्या इसके पीछे की वजह रही है। दरअसल सोशल मीडिया बैन को लेकर ये गुस्सा था जेनजीज का। जेनजी जो जनरेशन 1997 से लेकर 2012 के बीच में रही है, दरअसल युवाओं का ये पूरा ग्रुप है। और यहाँ पर सोशल मीडिया बैन को लेकर जिस तरह से पूरा हंगामा हुआ, हमने देखा सोमवार को किस तरह से यहाँ पर तकरीबन 20 लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद जिस तरह से ये हिंसा भड़की, उसने सत्ता परिवर्तन कर दिया। और शायद सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि जिस तरह से जेनजी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ये प्रदर्शन इतना हिंसक हो जाएगा, क्योंकि इसकी परमिशन पहले ली गई थी। और शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये जेनजीज का विरोध प्रदर्शन बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाएगा। और इसके पीछे की वजह भी ये है क्योंकि सरकार भी शायद इस प्रदर्शन को, इस विरोध को हैंडल नहीं कर पाई। दरअसल बात यूँ है कि 2023 में यहाँ पर कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि अगर वो नेपाल में काम करते हैं, यानी लोग अगर उन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और लगातार कहने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुँचा। और सुप्रीम कोर्ट तक जब ये मामला पहुँचता है तो सरकार को ये आदेश दिया जाता है कि तुरंत इन सभी प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाए। और होता भी कुछ ऐसे ही है, क्योंकि 2023 में नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए गाइडलाइंस बनाई थी। और सरकार ने सभी ऐप्स को रजिस्ट्रेशन के लिए तो कह दिया था, लेकिन जब ये काम पूरा नहीं होता है उसके बाद यहाँ पर कोर्ट की तरफ से जो फैसला आता है उसे मानना अब सरकार का काम था। ऐसे में 28 अगस्त को नेपाल कैबिनेट ने सभी सोशल मीडिया ऐप्स को एक हफ्ते में रजिस्टर करने का आदेश भी दिया था, लेकिन वो पालन नहीं हो पाता है। और देखा जाता है कि 5 सितंबर को सरकार 26 ऐप्स बैन कर देती है। तो देखिए, यहीं से जो जेनजीज थे उनका गुस्सा भड़क उठा। और क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, यानी वो बात करना चाहते हैं लेकिन उसे दबाया जा रहा है, या फिर उन प्लेटफॉर्म्स को बैन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जेनजीज अपनी अभिव्यक्ति ना कर पाए, जो बात कहना चाहते वो ना कह पाए। और शायद यही वजह थी जिसके चलते यहाँ पर जो हिंसा है वो भड़कती हुई दिखाई दी। और इसे हवा तब मिलती है, इस हिंसा को और भड़कावा तब मिलता है जब यहाँ पर सरकार की तरफ से इन युवाओं पर फायरिंग कर दी जाती है। यानी लगातार विरोध हो रहा था और ये शांतिपूर्ण था, लेकिन उस वक्त जब फायरिंग की जाती है तो 20 लोगों की जान चली जाती है। और धीरे धीरे ये देखा जाता है कि नेपाल में जिस तरह से बाकी शहर थे वो भी अब इस विरोध का हिस्सा बन जाते हैं। यानी काठमांडू में ये प्रदर्शन था, संसद परिसर में जेनजीज घुस चुके थे, लेकिन अब जो मुद्दा था वो था भ्रष्टाचार का मुद्दा था। सरकार किस तरह से काम कर रही है, तमाम मुद्दे सामने आते हैं। और एक तरह से यूँ मानिए नेपाल का हर नागरिक अब इस आंदोलन का हिस्सा बन जाता है और उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है। यानी कि यहाँ पर जिस तरह से पीएम ओली को इस्तीफा देना पड़ता है और जेनजीज और यहाँ के सभी नागरिकों ने उन्हें मजबूर कर दिया। और शायद यही वजह थी जिसके चलते इस्तीफा यहाँ पर पीएम ओली ने दिया है और जो हालात है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दिए। नेपाल की क्रांति को समझने के लिए इतिहास में अलग अलग देशों में क्रांति क्यों हुई, रेवोल्यूशन की मांग लोगों ने क्यों उठाई, इसको समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हर एक क्रांति के पीछे लोगों की डिसअपॉइंटमेंट, सिविलियन की डिसअपॉइंटमेंट, सरकार से उम्मीदें ना पूरी होने का कारण होता है। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा और मजबूत देश माना जाता है और इस देश ने भी एक समय में क्रांति को झेला है। बता दें 18वीं सदी की बात है जब वहाँ पर आवाम जो है इसी तरीके से सड़कों पर उतरी थी। कारण था टैक्सेशन पॉलिसी, यानी जो उस देश में टैक्सेशन हो रही थी उसको लेकर वहाँ की आवाम खुश नज़र नहीं आ रही थी। 18वीं सदी की बात करें जब ब्रिटेन की हुकूमत में टैक्स और कानूनों का बोझ जो है वो बढ़ा दिया था, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रिटिश की अगर हम बात करें अलग अलग देशों पर वो कॉलोनी रही है, यानी कि वहाँ पर उन्होंने राज किया है।
तो उस वक्त अगर अमेरिकी उपनिवेशों की बात करें तो वो बगावत पर उतर आए थे। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर उस वक्त अमेरिका की सरकार नहीं थी, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ये हो रहा था। फिर नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा लगा, यानी कि वहाँ पर वो रिप्रेजेंटेशन, डेमोक्रेसी, इन सभी चीज़ों को उठाने लग गए। धीरे धीरे आंदोलन जो है अमेरिका में एक अमेरिकन रेवोल्यूशन के तौर पर अब इसे पढ़ाया जाता है वहाँ के लोगों को, या फिर हम हिस्ट्री की जब नॉलेज गेन करते हैं तो वैसा ही कुछ इस वक्त नेपाल में होते हुए नजर आ रहा है कि कभी भी अगर कोई आंदोलन हो रहा है, कोई रेवोल्यूशन हो रहा है, अवाम अगर सड़कों पर आ रही है तो उसके पीछे कारण ये माना गया कि उन्हें दबाने की कोशिश की गई, उनके ऊपर कुछ थोपने की कोशिश की गई, और उन्होंने उस वक्त मांग की अभिव्यक्ति की, और उन्होंने उस वक्त मांग की इस बात की कि उनकी बात को सुना जाए। और वैसा ही कुछ नेपाल में होते हुए नजर आ रहा है। करप्शन को लेकर, नेपोटिज्म को लेकर, बेरोजगारी को लेकर वहाँ की आवाम, वहाँ के युवा जो है वो नेपाल की अलग अलग पार्टियों से खफा नजर आ रहे हैं। नेपाल की मौजूदा स्थिति को अगर समझना है तो आपको समझना होगा 1789 के फ्रांसीसी क्रांति को। जी हाँ, देखिए, एक ऐतिहासिक क्रांति जो है वो फ्रांस में हुई थी, और याद हम उस वक्त को करेंगे जब वहाँ पर भी एक तरह से राजतंत्र जो था वो चरम पर था और अहंकार पर था। ऐसे में राजा और शाही परिवार विलासिता में डूबे हुए थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर लोगों की बात करें, यानी कि फ्रांस के लोग गरीबी से जूझ रहे थे, बेरोजगारी से जूझ रहे थे, और कहीं ना कहीं राजतंत्र उनकी सुन नहीं रहा था। और इसी के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि मन के अंदर में ज्वालामुखी की तरह आक्रोश था कि आखिरकार हमारे राजा हमारी सुनते क्यों नहीं, हमारी सुध लेते क्यों नहीं। और एक बार 1789 में फ्रांसीसी क्रांति आई, और आपको बताएं कि लोगों ने फ्रांस के राजतंत्र के खिलाफ उठ खड़े हुए, सबको खदेड़ निकाला, बाहर निकाला, और उसके बाद पेरिस की सड़कों पर जनता उतर आई। देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे से उस वक्त में फ्रांस की सड़कें जो है वो गूंज उठी थी। राजा की निरंकुश सत्ता को एक खुली चुनौती जो है वो दी गई थी। ऐसे में यदि आंदोलन फ्रांसीसी क्रांति में ये जो बदला, इसने न केवल राजतंत्र की नींव को हिला डाला, बल्कि मानवाधिकारों की एक बुनियाद को भी यहाँ पर रखा है। ऐसे में फ्रांस के राजतंत्र की जो हम बात लगातार कर रहे हैं, देखिए, एक दैवी अधिकार सिद्धांत पर यह आधारित था, जहां राजा को ईश्वर माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे यही राजा के आगे वंशज आते चले गए, और ये जब पहुंचे 15वें और 16वें पे, उस वक्त में राजा जो बन रहे थे वो विलासिता में ज़्यादा डूबे हुए थे, उनके प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। और उसी के बाद जो है ये पूरी क्रांति का जो है वहाँ पर जन्म हुआ था। ऐसे में देखिए, वहाँ के जो राजा कहते थे कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द यहाँ पर कानून है। अगर मैं बात यहाँ पर लुई 15वां की करूं, यानी कि 15वें लुई जब आए यहाँ पर, तो वो विलासी और अदूरदर्शी थे। और ऐसे में युद्ध में उन्होंने देखिए देश को फंसा दिया था, आर्थिक स्थिति जो है वहाँ पर पूरी तरह से उन्होंने बर्बाद कर दी थी। उनका प्रसिद्ध एक कथन था, मेरे बाद यहाँ पर प्रलय होगा, और वाकई प्रलय आया, और वो था 1789 की क्रांति के रूप में। ऐसे में चलिए अब नेपाल पर हम नजर डाल लेते हैं। नेपाल में भी अभी के वक्त में देखिए जो गुस्सा फूटा, वो केवल सोशल मीडिया बैन नहीं था, वो सिर्फ कहने की बात थी, एक नाराजगी उसको लेकर थी, लेकिन करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा था, नेपोटिज्म सबसे बड़ा मुद्दा था, जहां पर राजा के जो बच्चे थे वो विलासिता की जिंदगी बिता रहे थे, और नेपाल के लोग जो हैं वो गरीबी में ढकेले जा रहे थे। अब ऐसे में एक बार फिर वहां पर भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और टूटे हुए वादों से इस विद्रोह की जो है वो नींव रखी गई। और ऐसा ही फ्रांस में हमें जनता को जब लगा कि उनकी आवाज राजा तक नहीं पहुंच रही है, तो वो पूरा फ्रांसीसी क्रांति हुआ, और यही चीज़ जो है नेपाल की जनता को भी लगा कि राजा अब उनकी सुन नहीं रहे हैं, जबकि लोकतंत्र आ चुका है, लेकिन अभी भी राजशाही जो है वो गई नहीं है। और इसके बाद जनता सड़कों पर उतर आई, आंदोलन क्रांति का रूप ले गया। इतिहास यही बताता है इन सब में कि देखिए, जब जब सत्ता जनता की पीड़ा को सुनती नहीं है,
तब तब इस तरह की क्रांति आती है और तख्ता पलट जो है वो देखने को मिलता है। फ्रांस में 1789 में यही हुआ, नेपाल में यही हो रहा है। आज जो हालात नेपाल में बने हुए हैं, जो प्रोटेस्ट जेनजी ने किया, जिसे सरकार को सरेंडर करना पड़ रहा है, तो इसके लिए हमें बात रशिया की करनी चाहिए। इसके लिए हमें बात रशिया में जो 1917 में क्रांति हुई थी उस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आज जो नेपाल में हुआ है वो उस वक्त 1917 में हुए, रूस में हुए से अलग नहीं है। आपको याद होगा 1917 में क्रांति, एक रिवॉल्यूशन ने जन्म लिया था, क्योंकि 1970 में जब वहाँ की जो 1970 में रशिया को संभाल रही थी, वहाँ की सत्ता ने समाज को 3 वर्गों में बांटा था। पहला कुलीन वर्ग था, दूसरा व्यापारी वर्ग था, तीसरा किसान वर्ग था। समाज को जब इन 3 वर्गों में बांटा गया तो उसमें समाज में समानता नहीं रह गई। समाज में अलग अलग वर्ग को अलग अलग बेनिफिट्स मिलने लगे थे और इसी वजह से वो जो असंतोष था समाज का वो ज़्यादा उग्र हो गया। और इसी असंतोष को ख़त्म करने के लिए वहाँ के अलग अलग वर्ग जो है वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने रशिया में 1917 में एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसकी हल्की फुल्की तस्वीर आज की इस तारीख में 2025 में बैठे नेपाल में हम देख पा रहे हैं। नेपाल में जो कुछ हुआ है वो रशिया से ज़्यादा अलग नहीं है, क्योंकि रशिया में ये वो क्रांति, इस दुनिया का वो हिस्सा है जिसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज रहा है। जब रशिया में वहाँ की सल्तनत ने वहाँ पर समाज को 3 वर्गों में बांटा था, तो चाहे कुलीन वर्ग हो या व्यापारी वर्ग हो या किसान वर्ग क्यों ना हो, असमानता की वजह से उनमें रोष था और यही रोष सड़कों पे आया था। ये इतना बड़ा रोष था, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था रूस में इसको लेकर, जिसकी छवि कहीं ना कहीं आज की तारीख में नेपाल के इस जेनजी प्रोटेस्ट में देखने को मिलती है। नेपाल का प्रोटेस्ट इस कदर बढ़ता गया जब 4 तारीख को सरकार की तरफ से, 4 सितंबर को सरकार की तरफ से बैन लगाया गया कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि वहाँ के जो ये ऐप्स से इन्होंने नेपाल की सरकार की गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया था। तो ये बैन की डिजिटल रिवॉल्यूशन, डिजिटली जो लोग जुड़े थे उन्होंने जो कनेक्ट किया था, ये एक तरह से क्रांति जो डिजिटली शुरू हुई थी वो सड़कों पर आई। शुरू तो वो इस बात से हुई थी कि सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा है, लेकिन वो ख़त्म उस बात पर हुई है कि लोगों ने वहाँ रिज़ाइन कर दिया। मंत्रियों के घर किस तरह क्या हाल हुआ आपने देखा, चाहे प्रेसिडेंट हाउस, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का हाउस हो, उनकी वाइफ के साथ क्या हुआ, जिंदा जलाया गया है उन्हें। तो नेपाल की जो तस्वीर है आज उसे कहीं ना कहीं रशिया की 1917 से जोड़कर देखा जा रहा है। जब भी समाज में अमीर और गरीब के बीच में इतना बड़ा फासला होता है तो आंदोलन ऐसा ही होता है, क्रांति ऐसे ही आती है और इसी को रिवॉल्यूशन कहते हैं। सरकारों को ज़रूरत है रिचेस्ट और पुअर के गैप को ब्रिज करने की। नेपाल की मौजूदा स्थिति जो है, हमें उसे समझने के लिए अब हमें एशिया की उस ऐतिहासिक क्रांति को याद करना होगा जिसने पूरे महाद्वीप की राजनीति को नया चेहरा दिया था, 1911 की चीन की क्रांति को। इस क्रांति के साथ ही चीन के अंतिम राजवंश चिंग राजवंश का अंत हो गया था। ये हम सबको मालूम है कि आज नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हमारे को हिस्ट्री में जाना ज़रूरी है, जिससे कि हम पूरा समझ पाए मामला क्या है। 300 साल पुराना एक ये शासन ढह गया था और चीन गणराज्य की नींव रखी गई थी। 20वीं सदी की शुरुआत में ये एशिया का पहला देश भी बना था, ये भी हम नहीं भूलना चाहिए, जिसने राजतंत्र को ख़त्म कर लोकतंत्र की राह अपनाई थी। चीन की इस क्रांति के कई वजह थी, विदेशी शक्तियाँ भी इसकी वजह थी, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि एशिया हो गया या फिर एशिया के कुछ ऐसे देश हो गए जिनमें जब क्रांति आती है तो सिर्फ एशिया की देशों का हाथ नहीं होता, बाहर से भी शक्तियों का हाथ होता है। तो अगर उसी बारे में बात करें तो चीन की इस क्रांति की बहुत सारी वजहें भी थी। विदेशी शक्तियों का लगातार शोषण, देश की आर्थिक गिरावट, और अगर बात करें तो राजनीतिक सुधारों की असफलता और मजदूरों युवाओं को भीतर उठने की एक चेतना भी जागी थी। अब अगर बात करें नेपाल, जिसका हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल में जो भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी हो रहा है और दर्शक को जानना ज़रूरी है, आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि वहाँ पे मौजूदा स्थिति क्या है। अब नेपाल पर यहाँ भी तस्वीर कुछ वैसी सी है। सोशल मीडिया बैन भले ही एक वजह हो, जो भी वो लीडर्स बोल रहे हो कि सोशल मीडिया बैन क्यों किया गया, लेकिन इसके पीछे जनता का गुस्सा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ और टूटी हुई उम्मीदों के खिलाफ। अगर सरकार अपने सारे जो वादे होते हैं वो पूरा नहीं करते तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके उसका रेपरकशन वो सबके सामने देखने को मिलता है। जैसे चीन में युवा और मजदूरों ने मिलकर राजवंश को गिराया, वैसे ही नेपाल में जेनजी ने मोर्चा लगाकर उन सभी को, आज सरकार को गिरा दिया है।
यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक नई राजनीतिक संस्कृति की मांग भी है। इतिहास हमें यही सिखाता है, फ्रांस हो, रूस हो, चीन हो, वहाँ पे सब ने क्रांति आई और कोई ना कोई यंग जनरेशन या कोई ना कोई कारण बनता है जिससे नई चीज़ शुरू होती है। दुनिया की नज़र नेपाल पर है, क्योंकि यहाँ लिखा जा रहा है कि 21वीं सदी का एक नया इतिहास वो रचा भी जा रहा है। तो चीन की बात करी, रशिया की बात करी, हमने पूरा एक साम्राज्य समझा पहले का। आज के समय में दुनिया की नज़र नेपाल, फ्रांस जैसे देशों पर है, जहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं और उनको समझने के लिए आपको इतिहास जानना बहुत ज़रूरी था।